हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का डे 73 है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट है। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 से शुरू करेंगे और आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी और मौलिक विधि भी और फाइनली लॉ के सारे नोट्स, कानून से संबंधित जो पीसीएसजे और एचजीएस यूपी एचजीएस मेंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो सब आज कंप्लीट हो जाएंगे। लॉ का पोर्शन आज पूरा हो जाएगा हम लोगों का नोट्स वाइज। अब इसके बाद हम आपको मिसलेनियस चीज़ें जैसे जजमेंट जो 2022 के हैं वो पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद मिसलेनियस चीज़ें पढ़ाएंगे। कुल मिला के जो नोट्स हैं आज कंप्लीट हो जाएंगे, लॉ के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे आज नोट्स। देखें अनुच्छेद 355 क्या कहता है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। क्या कर्तव्य है संघ का? देखें, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। सीधी सी बात है, अगर कहीं पर कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है किसी राज्य पर या आंतरिक अशांति पैदा हो रही है, तो संघ का ये कर्तव्य बनता है कि वो उस राज्य की संरक्षा करे और राज्य सरकार को इस तरह से उपबंध प्रदान करे कि वो सुनिश्चित रूप से अपनी जो दिए हुए नियम है उसके अनुसार सरकार चला सके। फिर आता है अनुच्छेद 356 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 352 पढ़ा चुके हम, बहुत कुछ सिमिलर है 352 से 356। आप ध्यान से समझेंगे उसको तो थोड़ी सी डिफरेंसेस आएंगे, थोड़े से फर्क आएंगे। बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि उसके हर उप अनुच्छेद से आपको प्रश्न मिलेगा। क्या कहता है अनुच्छेद 356? देखें, राज्यों में संवैधानिक या संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अगर राज्यों का संवैधानिक तंत्र या संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो गया है तो क्या कंडीशन होंगी, क्या काम करेगा राष्ट्रपति, क्या फेरबदल होगा उनके संचालन में, ये सारी बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 356 में। पहला उपनुच्छेद देखें, पहला पॉइंट, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा क्या काम करेगा। पहली बात, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति को या तो राज्यपाल ने बताया, प्रतिवेदन दिया, या अन्यथा उसे पता लगा या समाधान हो गया उसको कि भाई इस तरह के हालात आ गए हैं राज्यों के पास या राज्य के पास कि उसका उस विशेष राज्य या उन विशेष राज्यों का जो उपबंध संविधान में दिए गए उस तरह से चलाए जाना अब मुमकिन नहीं है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा। और उद्घोषणा में क्या बातें करेगा ये बातें बताई गई हैं आगे। पहली बात का पॉइंट, उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा। राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा क्या करेगा काम कि जो राज्य सरकार है वो जिन कार्यों का संपादन कर रही थी, संचालन कर रही थी, उन सारे कामों को और राज्यपाल या राज्य के विधानमंडल से भिन्न भी अगर कोई ऐसे निकाय है, प्राधिकारी है जो अपने
विधियों के अनुसार कार्यों का संचालन कर रहे थे, तो उस राज्य के सभी, चाहे वो राज्य सरकार के संबंधित कार्य हों, चाहे निकाय से संबंधित कार्य हों, उन सब का संचालन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा कि हम जैसे चलाएंगे वैसे ही अब राज्य चलेगा। दूसरी बात क्या करेगा उद्घोषणा में, ये घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होंगी। कहने का मतलब हुआ, पहली बात में उसने बताया मतलब उद्घोषणा की कि राष्ट्रपति खुद संचालन करेगा हर चीज़ का, अपने हाथ में ले लेगा सारी शक्तियां राज्य की। दूसरी बात बताई कि ये उद्घोषणा कर सकता है कि जो विधानमंडल है, जो विधानमंडल की शक्तियां थीं, अब विधानमंडल के पास ना होकर उसकी विधानमंडल की शक्तियां क्या है, संसद के हाथ में आ जाएगी। अब संसद जिस तरह से चाहेगा उस राज्य के कार्यों का संचालन कराएगा। तीसरी और आखिरी बात, राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने का उपबंध कर सकेगा जो राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। कहने का मतलब हुआ, राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित कोई उपबंध है जो कि पूरी तरह से या उनके कुछ भाग का निलंबन किया जा चुका है, कोई कार्य है जिनका राष्ट्रपति जो है बेहतर समझ रहा है कि इन कार्यों का या इन निकाय के प्राधिकारियों के जो कार्य हैं उनको निलंबित कर देना चाहिए। राज्य के किसी निकाय के या प्राधिकारियों से संबंधित कोई ऐसे उपबंध है जो राष्ट्रपति को लगता है कि इन उपबंधों को, इन कार्यों को कुछ समय के लिए पूरी तरह से या उनके किसी भाग रूप कुछ समय के लिए या कि जितना राष्ट्रपति उचित समझे उस समय के लिए उन उपबंधों को, जैसा कि राष्ट्रपति को बेहतर लगता है, निलंबित कर सकता है। ठीक, कि कोई निकाय, कोई प्राधिकारी ऐसा कोई कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि संवैधानिक तंत्र के बहाल ना हो जाए। उपनुच्छेद कंप्लीट हो गया। उपनुच्छेद 2 पे आ जाए। ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। कहने का मतलब है, राष्ट्रपति ने जो उद्घोषणा की है उसको पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा, फिर से उद्घोषणा द्वारा वापस ले सकता है या उसमें कोई भी परिवर्तन जो वो राष्ट्रपति चाहे कर सकता है। ये बताता है अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 356 का। अब हम लोग आगे चले अगले पेज पर, तीसरा उपनुच्छेद देखें। तीसरा पॉइंट या अनुच्छेद 356 का क्या कहता है। अनुच्छेद 356 चल रहा है। इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वो 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे, इससे पहले अनुच्छेद 352 हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर 1 महीने तक परिवर्तन में रहने का प्रावधान था। यहाँ पर बस ये परिवर्तन हुआ है कि अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 360 में वो उद्घोषणा अगर वापस नहीं ली जाती है तो 2 महीने तक परिवर्तन में रहती है। कब तक, किन हालातों में? 2 महीने तक तब तक परिवर्तन में रहेगी जब तक वो क्या हो, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा करके या तो उसे वापस ना ले ले या फिर संसद के दोनों सदनों के समक्ष वो जो उद्घोषणा की गई है उसका प्रावधान रखा जाए और दोनों सदन अगर उसको अनुमोदित नहीं कर देते तो वो 2 महीने बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अनुमोदित कर देते तो आगे देखते हैं क्या हुआ। चौथी बात, चौथा उपनुच्छेद, चौथा पॉइंट, इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो ऐसी उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी।
क्लियर कर दी बात। उद्घोषणा वापस नहीं ली गई है, दोनों सदनों के समक्ष रखी गई है, दोनों सदनों ने उसको अनुमोदित कर दिया है। अब ये उद्घोषणा 6 महीने तक परिवर्तन में रहेगी, 6 महीने के बाद परिवर्तन में नहीं रहेगी। आगे हमने पॉइंट लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है, किंतु ये परंतु है, परंतु का इस उपनुच्छेद 4 का, किंतु 6 मास की अवधि के लिए अग्रेतर के लिए बढ़ाई जा सकती है, किंतु किसी भी हाल में 3 वर्ष से अधिक नहीं। इसका मतलब समझ ले, अगर आ जाएगा तो थोड़ा परंतु में आप डिटेल में लिख दें। कहने का मतलब है अनुमोदन के बाद जो दोनों सदनों ने अनुमोदन दे दिया है, अनुमोदित कर दिया है उद्घोषणा, तो 6 महीने तक परिवर्तन में रहेगी। और उसके बाद अगर फिर से हालात ऐसे बनते हैं कि यथास्थिति नहीं हो पाई है, तो उसको जो उद्घोषणा है उसको आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर से आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से 6-6 महीने के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है उद्घोषणा, मगर किसी भी हाल में 6-6 महीने करके 3 वर्ष तक चल सकती है। ये 3-10 साल के बाद किसी भी हाल में ये जो उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, ये किसी भी हाल में 3 साल से अधिक नहीं चल पाएगी। फिर आ जाइए, आपात से संबंधित आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद 360, जो कि कहता है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। आपात लिखा है, थोड़ा सा घूम गया है, लग रहा है जैसे आयात लिखा हो, तो आपात है ये, वित्तीय आपात। इसका उपनिच्छेद एक देख लें। यदि राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत का या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वो उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा। राष्ट्रपति को क्या लग रहा है, ये समाधान हो गया है उसको कि भैया ऐसी स्थिति आ गई है कि वित्तीय आपात पूरे भारत में उसका किसी राज्य क्षेत्र में वित्तीय आपात के बारे में जो है, इस वित्तीय स्थायित्व का जो वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वो इस बात की उद्घोषणा करेगा कि वित्तीय स्थायित्व जो है संकट में है। दूसरा उपखंड क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है बहुत। खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा, पहली बात, किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी। दूसरा पॉइंट खा, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। पहले भी हम लोग 356 में ये बात कह चुके हैं। तीसरी बात, 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया गया है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है कोई भी उद्घोषणा, अगर संसद के दोनों सदन उसको अनुमोदित नहीं करते देते हैं, अनुमोदन मीन्स होता है अप्रूवल नहीं दे देते हैं, ओके नहीं कह देते हैं, तो वो 2 महीने के बाद परिवर्तन में नहीं रहेगी। अब हम लोग अगले पेज पर चले। ये अनुच्छेद 360 का तीसरा उपअनुच्छेद है। दो उप अनुच्छेद पर पढ़ चुके हैं पिछले पेज पर। तीसरा उपअनुच्छेद 360 का क्या कहता है, उस अवधि के दौरान जिसमें खंड 1 में उल्लिखित उद्घोषणा प्रवर्तित रहती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य की वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश देने तक जो निर्देशों में निर्दिष्ट किया जाए और ऐसे अन्य निर्देश देने तक होगा जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और पर्याप्त समझे। कहने का मतलब है वित्तीय आपात जो है किसी राज्य विशेष में है, लागू है, तो उस राज्य विशेष की जो कार्यपालिका शक्ति है वो संघ के पास चली जाएगी, राज्य के पास नहीं रहेगी, पहली बात। और राज्य क्या करे के संघ क्या करेगा, जितने भी राज्य के वित्तीय औचित्य थे, जो काम वित्त संबंधी कार्य राज्य कर रहा था, अब वो सारे के सारे कार्य कौन करेगा, उनका क्रियान्वयन संघ करेगा।
और संघ क्या कर सकता है, ऐसे निर्देश दे सकेगा, ऐसी डायरेक्शन दे सकेगा राज्य में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उनसे संबंधित, जैसा कि राष्ट्रपति को बेहतर लगे और वो पर्याप्त समझे, उचित समझे राष्ट्रपति, वो सारे के सारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे संघ द्वारा। चौथा और आखिरी उपअनुच्छेद है अनुच्छेद 360 का, वित्तीय आपात का। अब जो निर्देश दिए गए उनका विस्तार क्या किस तरह से होगा ये बताई गई है उपअनुच्छेद 4 में बात। ऐसे निर्देशों के अंतर्गत राज्य के कार्यकलाप में लगे सेवकों के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकेगी तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकेगी। राष्ट्रपति जो निर्देश दे रहा था उन निर्देशों के आधार पर यह भी हो सकता है कि जो जिस राज्य में जो ये आपका वित्तीय आपात आया है उस राज्य के जो सेवक हैं या कार्यकलाप में जो भी लगे हुए कर्मचारी हैं उन सब के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है राष्ट्रपति के निर्देशानुसार। इसके अतिरिक्त क्या काम किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि वित्तीय आपात के समय क्या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके भत्तों में कमी की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। ये उपअनुच्छेद 4 बता रहा है 360 अनुच्छेद का। अब हम लोग आ गए आखिरी अनुच्छेद पर। जो आखिरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 368। इसके बाद मेंस का मैटर बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, प्री क्वेश्चंस आते हैं कई एक। मेंस का ये टॉपिक अनुच्छेद 368 पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्या कहता है अनुच्छेद 368, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड, बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड और विवादित अनुच्छेद है ये। कभी सुप्रीम कोर्ट के पाले में चला जाता है ये अनुच्छेद, कभी केंद्र सरकार के पाले में चला जाता है। इसीलिए हमने अनुच्छेद पढ़ाने के बाद आपको एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है जो आप पढ़िएगा, जो आपके फायदे का है। पहले अनुच्छेद समझें आप बहुत ध्यान से, क्योंकि हर उप अनुच्छेद से प्रश्न मिलेगा आपको। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जान है ये, और कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से बनते हैं। देखें हम लोग अनुच्छेद 368, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। पहला उपनुच्छेद क्या कहता है, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन कहते हैं एडिशन को, जोड़ने को, परिवर्धन के बाद परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अविकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट उपनुच्छेद है ये। कह रहा है कि संविधान में किसी बात के भी होते हुए संसद को अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन करने की, मतलब कुछ भी जोड़ने की, परिवर्तन करने की, चेंज करने की, या निरसन कोई चीज़ निकाल देने की शक्ति है, जो कि इस पर जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, इसमें जिस तरह की प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के अनुसार वो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है या उसका निरसन कर सकता है। दूसरी बात देखें, दूसरा उपनिषेध, दूसरा पॉइंट, इस संविधान के संशोधन का प्रारंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुरास्थापित मीन्स प्रस्तावित करके ही किया जा सकेगा, और जब वो विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस पर सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है,
तब वो राष्ट्रपति के आगे आपको पढ़ाया जाएगा अगले पेज पर, राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति दे देता है तो विधेयक जो होता है वो पास हो जाता है और वो कानून बन जाता है। ये अगले पेज पर पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इसको हम समझा रहे हैं, इस पॉइंट उपनुच्छेद 2 को, इस पॉइंट को। इसमें बताया गया क्या है, ये प्रक्रिया बता दी कि संविधान का संशोधन आपको जब करना होता है तो संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और उस विधेयक जो लाया गया है उस पर प्रत्येक सदन, अगर लोकसभा में लगाया गया तो लोकसभा, फिर राज्यसभा, प्रत्येक सदन क्या करेंगे, उसके बहुमत, ठीक, बहुमत होना चाहिए संसद सदस्यों का। उसके अलावा बहुमत के अलावा एक बात और है, जो उपस्थित सदस्य हैं वहां पर और मत देने वाले हैं, दोनों सदनों की बात हो रही है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत करने वाले 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाएगा। जब वो विधेयक जो लाया गया है किसी भी सदन में लाया जाए, फिर दोनों सदन के बहुमत और 2/3 सदस्यों द्वारा उस विधेयक को पास कर दिया जाता है, तब उसके बाद वो क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब उस पर अनुमति दे देगा, अगले पेज देखिए वो जो बात अभी हमने पिछले पेज पर बता रहे थे आपको कि राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उस विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निबंधों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। ठीक, इस तरह से जब राष्ट्रपति सहमति दे देता है तो विधेयक संशोधित हो जाता है, संशोधन होने के बाद वो कानून बन जाता है। इसमें एक परंतु है कि कुछ सदस्य, कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिनमें राज्यों की, मतलब आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी होती है। जैसे वो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जैसे 7वीं अनुसूची में जो बातें हैं, जो 7वीं अनुसूची बताई गई है, उसके अलावा अनुच्छेद 54, 55, 63, 73 इस तरह के उपबंध किए गए हैं। इन सारे उपबंधों में क्या होता है, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित संकल्प का होना जरूरी है। ये परंतुक में बात बताई गई है, ऐसे जरूरी नहीं है, परंतुक में है ये बात। फिर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी गई उपअनुच्छेद 3 की फॉर्म में, ये समझ ले, अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। हुआ क्या था, संशोधन, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी उसमें अनुच्छेद 13 वादा डाल रहा था, बार बार जो संशोधन हो रहे थे उनमें फिर कोई केस ऐसा खड़ा हो जा रहा था जो रुकावट पैदा कर रहा था संशोधनों में, तो इन लोगों ने तीसरा उपखंड जोड़ दिया, सीधे सीधी बात कह दी कि भाई जो अनुच्छेद 13 की कोई बात है वो इस संशोधन में लागू नहीं होगी, यहाँ पर वो उसको परेशान नहीं करेगी, ये बात बता दी गई खंड 3 में या उपअनुच्छेद 3 में। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद उपअनुच्छेद 4 और 5 जोड़े गए हैं, खंड 4 और 5 इसमें जोड़े गए हैं बाद में। अभी हम आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी कराएंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कहाँ क्यों जोड़े गए, क्या क्या मसला फंस रहा था। और मगर ये याद करिए 4 और 5 दोनों उपखंड को, क्योंकि आगे अभी हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। उपखंड 4 क्या कह रहा है, इस संविधान का जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं, इस अनुच्छेद के अधीन किए गए 42वां संशोधन के पहले या बाद किया गया कोई संशोधन किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। असल में हुआ था ये कि जो संसद ने विधि बना दी, संसद ने संशोधन किया, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, जाकर चैलेंज होने के बाद इनके पास कोई, संसद के पास कोई जवाब बना नहीं, तो उन्होंने सीधे सीधे खंड 4 जोड़ दिया और कहने लगे देखिए भाई 42वें संशोधन के पहले या बाद में जो भी संशोधन हुए हैं, भाग 3 का मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित भाग है ये भाग 3, तो इसमें जो भी काम, जो भी संशोधन हो चुके हैं या बाद में होंगे, इन सारे संशोधनों को क्या होगा, आप किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत न करिएगा। सीधे सीधे उन्होंने एक खंड जोड़ दिया 4। खंड 5 देख ले,
जो रही बची कसर थी वो संसद ने जो है खंड 5 में पूरी कर दी। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है खंड 5। शंकाओं को दूर करने के लिए ये घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संवैधानिक शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन या निबंधन नहीं होगा। संसद ने अपना पूरी तरह से पक्ष अपने फेवर में ले लिया। बार बार वो फंस जा रहा था निर्णय, जब जब जैसे निर्णय हो रहे थे, जैसा कि संशोधन कर रहा था। अब मूल अधिकारों में संशोधन करे पड़े हैं, मूल ढांचे में संशोधन करे पड़ा है संसद, और फिर जब जवाब पूछा जा रहा है तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो संसद ने बिल्कुल अपने आप को साफ कर लिया। उसने कह दिया कि देखिए भाई, हम जो भी संशोधन कर रहे हैं, चाहे वो परिवर्तन से संबंध हो, परिवर्तन से संबंधित हो, परिवर्धन से संबंधित हो, या निरसन से संबंधित हो, किसी अनुच्छेद के बारे में, तो इस पर हमारी मतलब संसद की संविधायी शक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी निर्बंधन नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। हम संसद के किसी भाग में जिस तरह से चाहे परिवर्तन करें, जिस तरह से चाहे परिवर्तन करें, जो चाहे निकाल दें, जो चाहे जोड़ दें, जो चाहे परिवर्तन कर लें। हमारी मतलब संसद की संविधायी शक्ति पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा। अब क्योंकि जब इस तरह से जो है, जिस तरह से संशोधन हो रहे थे, जिस तरह से खंड 4 और 5 जोड़े गए, 3 को मिलाया गया, तो एक ऐसे हालात आ गए कि एकदम विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि संसद के पास एकदम पूरी शक्ति आ गई कि वो चाहे जो करे। और इसीलिए संसद के बीच में और मतलब केंद्र सरकार और संसद और उच्चतम न्यायालय के बीच में तकरार शुरू हो गई। कुछ ऐसे मामले आ गए जिससे वो ऐसा लगने लगा कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। और इन तमाम मामलों को हमने क्या हुआ, बहुत सारे मामले अब तक जब से संविधान परिवर्तन में आया है, तब से लेकर अब तक तमाम विवादित बातें आई, जिनको हम आगे अब डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आपका जो हमने डबल लाइन खींच दी, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, संविधान आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे वो बातें डिस्कस कर रहे हैं जो संशोधन की शक्ति है संसद की, और जो संशोधन की वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या शक्तियों से बाहर निकल जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को टोकना पड़ रहा है, या किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उन परिवर्तन या निरसन को रिएक्ट किया है। ये सारा डिस्कशन हम आपके साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कई तरह से आता है, कई तरह के प्रश्न बनते हैं कि क्या सचमुच में संसद को अनन्य शक्ति प्राप्त है संशोधन करने की। तब आप ये टॉपिक लिखेंगे जो हम आगे आपको डिस्कस कर रहे हैं। या ये कह दिया जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है संसद की द्वारा बनाई गई विधियों पर रोक टोक कर सकती है, तब आप ये मैटर लिखेंगे। या आपसे पूछा जाए कि पूरा प्रक्रम बताइए, किस तरह से जब से संविधान परिवर्तित हुआ है, संशोधनों में जो संशोधन जो किए हैं संसद में, उस पर क्या विवाद उत्पन्न हुए हैं। तो पूरी समरी हम आपको बता दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से जिस तरह से प्रश्न आएगा उसको अपने हिसाब से हैंडल करिएगा। हम मैटर आपको समझा रहे हैं। अब देखें, हम लोग ये संविधान संशोधन से संबंधित सारा डिस्कशन हम आपको दे रहे हैं। देखें पॉइंट को, संविधान संशोधन से संबंधित वाद या मूल अधिकारों से संशोधन से संबंधित प्रश्न सर्वप्रथम शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ AIR 1951 में आया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान के संशोधन की शक्ति, जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है, अनुच्छेद 368 में निहित है। संविधान का परिवर्तन हुआ 1950 में, इन्फोर्स हुआ 1950 में संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और 1951 में ही पहला केस आ गया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में, जिसमें ये प्रश्न उठा कि क्या संविधान को संशोधित करने का या मूल अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार संसद को है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त तो संसद के फेवर में फैसला दिया कि हाँ भाई, संविधान को संशोधित करने की या मूल अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति 368 में निहित है, अनुच्छेद 368 में निहित है। और संसद जो है किसी भी संशोधन को पारित कर सकती है, चाहे वो भले ही मूल अधिकारों में संशोधन से संबंधित ही क्यों ना हो। इसके जस्ट बाद एक केस आ गया 1965 में, करीब 14-15 साल बाद फिर एक केस आया, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, EIR 1965। इसमें भी यही बात, सेम बात उठी कि अगर संविधान संशोधन या मूल अधिकारों में संशोधन करने का शक्ति संसद को है। तो जैसा मसला जो है शंकरी प्रसाद में दिया गया था, उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने, अपने पुराने फैसले को, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के फैसले को ही सज्जन सिंह बनाम राजस्थान EIR 1965 में अनुमोदित कर दिया। अनुमोदित कर दिया का मतलब हाँ कर दी कि हाँ बिल्कुल भाई, हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, भले ही वो मूल अधिकारों से ही संबंधित क्यों ना हो। और उसने अपनी पहले की गई बात को ही रिपीट कर दिया और उसने कह दिया कि बिल्कुल संसद जो है फ्री है संशोधन करने के लिए, चाहे वो भले ही मूल अधिकारों से संबंधित ही क्यों ना हो। अब आगे चले हम लोग, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं आपको कि 1965 में तक जो है बात चलती रही, सुप्रीम कोर्ट हाँ में हाँ करता रहा कि हाँ भाई, जहाँ की जैसा कि संसद लास्ट केस हम लोगों ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य पढ़ा था 1965 में, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हाँ भाई संसद को शक्ति है, वो अनुच्छेद 368 के अनुसार कोई भी संविधान संशोधित कर सकती है, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, भले ही वो मूल अधिकारों में संशोधन ही क्यों ना हो। मगर मामला पलट गया, उलट गया, किसमें? किंतु, अब समझे, किंतु गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य EIR 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए गए अपने निर्णय को ही उलट दिया और अविनिर्धारित किया कि संसद को मूल अधिकारों को संशोधित करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि माना गया। दो बातें यहाँ पर आती हैं कि गोलकनाथ किस केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 13 को विधि माना है, तो आप बताएंगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य EIR 1967 में उच्चतम न्यायालय ने संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि माना है। दूसरी इसमें बात, विकट प्रॉब्लम ये आ गई कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए थे कि हाँ भाई संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति है, अब गोलकनाथ के मामले में एकदम उलट गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, संसद को ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो इतना आगे तक बढ़ जाए कि वो मूल अधिकारों में संशोधन करने लगे। ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि अनुच्छेद 13 उसको ऐसी इजाज़त नहीं देता। अब अनुच्छेद 368 में क्या हुआ, अनुच्छेद 13 आड़े आने लगा, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो क्या किया, संसद के पास फिर वही चीज बचती है कि संविधान संशोधन कर दो। फिर जो प्रॉब्लम ये गोलकनाथ में अराइज हुई थी, इसको आगे देखें हम। गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए 24वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में किया गया था, और अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ा गया, जो प्रावधान करता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। जैसा कि हमने बताया है कि जब संसद फंस जाती है, जैसा कि गोलकनाथ के मामले में फंस गई संसद, अब जब आप नहीं निकला उनके पास कि मूल अधिकारों में आप संशोधन क्यों कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब चूंकि उसको अपने दिए जो फैसले थे उस पर अटल रहना था,
तो हुआ क्या, गोलकनाथ का मामला उसमें फंस गया कि एक बार आपने कहा कि संशोधन होगा, एक बार नहीं होगा। अब गोलकनाथ के मामले में जब मैटर फंसा तो संसद को क्या करना पड़ा, 24वां संविधान संशोधन करना पड़ा 1971 में। और क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ दिया और कह दिया कि भैया जो ये 13 अनुच्छेद है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे संशोधन में, संविधान संशोधन में ये रोड़ा बना हुआ है, तो इसमें एक खंड जोड़ दिया गया कि जो 368 में संविधान संशोधन की शक्ति है उस पर ये धारा 13 लगेगी ही नहीं, मतलब अनुच्छेद 13 लगेगा ही नहीं, बात ही खत्म। कि जो ये अनुच्छेद जो 13 है वो रुकावट पैदा कर रहा है, तो इस अनुच्छेद को लगना ही नहीं है 368 में, बात ही खत्म हो गई। जब 13 आएगा ही नहीं तो 13 रुकावट क्या करेगा। कुल मिला के अनुच्छेद 13 का भी समाधान कर डाला संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 में करके। फिर ये संसद जो है इनका फिर डंका बजने लगा। मगर बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, इनका निधन हो गया अभी 2 साल पहले। केशवानंद भारती जी केरल राज्य के निवासी थे, बहुत बड़ा योगदान दिया है इन्होंने संविधान को, मूल संविधान के ढांचे को बचाने में बहुत पूरी जिंदगी लगा दी इन्होंने। हम लोगों को इनका बहुत आभारी रहना होगा। ये केशवानंद भारती जो थे, ये केस देखे हम, केशवानंद भारती, ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबा केस चला है केशवानंद भारती जी का, 68 दिन केस चला है ये। और दूसरे नंबर पर बाबरी मस्जिद वाला जो केस है वो 40 दिन चला है। कहने का मतलब है, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में केस कौन सा चला है तो वो ये केशवानंद भारती जी का ही, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 का केस है, सबसे ज़्यादा दिन चला है। पूरी जिंदगी लगा दी केशवानंद भारती जी ने भारतीय संविधान के ढांचे को बचाने के लिए। अब इसमें क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये अड़ गए केशवानंद जी की, इस तरह से तो संसद खंड जोड़ती चली जा रही है और अपने संविधान संशोधन जो भी वो कर रही है उसको वैध ठहराती चली जा रही है। जहाँ जो अनुच्छेद उसको जैसे अनुच्छेद 13 आड़े आ रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो वो खंड जोड़ती चली जा रही, कहती जा रही कि हम जो संशोधन कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो केशवानंद जी अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं भाई, इस तरह से तो आप जो कर रहे हैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग एक तरह से कर रहे हैं। तो हुआ क्या, पहले केस को समझे। केस शॉर्ट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केस को भी समझे। इस केस के केशवानंद के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन को चुनौती दी गई। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अधीन के अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर्याप्त व्यापक है, किंतु वो असीमित नहीं है और वो ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट किया जाए। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रियलाइज़ किया कि जो 24वां संशोधन किया था, इन्होंने कह दिया कि भाई हम अनुच्छेद 13 में एक खंड 4 जोड़ दे रहे हैं और हमारी जो 368 की शक्ति है वो अपार हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अनन्य हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जब गहनता से, जब केशवानंद जी ने उनको इस मामले की तरफ ध्यान आकर्षित किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, 368 के अंतर्गत जो संसद है उसको सचमुच में काफ़ी शक्तियाँ, पर्याप्त व्यापक शक्ति है, वो काफ़ी कुछ हद तक संशोधन कर सकती है, मगर ये शक्तियाँ असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, व्यापक है, बहुत आगे तक है, बहुत दूर तक है। मगर ऐसा नहीं है एकदम बिना नाथ पगा के संसद नियम बनाने लगे। और संसद सिर्फ वहां तक नियम बनाएगी जहां तक वो मूलभूत ढांचे को नष्ट ना कर दे। अगर संविधान का मूलभूत ढांचा गिरफ्त में आ रहा है, टूट रहा है, नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उन मामलों में संसद को विधि बनाने से रोका जाएगा। ये बता दिया, ये निर्णय दे दिया गया केशवानंद भारती जी के केस में। अब चूंकि केशवानंद भारती जी के निर्णय के केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने 42वां संशोधन 1977 किया।
केशवानंद भारती जी का मामला इतना प्रबल था, इतना खतरनाक था, इतना प्रभावपूर्ण था कि संसद के पास अब शक्तियां सीमित कर दी गई। संसद को लगने लगा कि अब हमारे हाथ बांध दिए हैं केशवानंद जी ने। तो उसने क्या किया, 1977 में 42वां संशोधन कर दिया। और उस संशोधन का परिणाम क्या है वो हम लोग आगे देखें। 42 में जो अभी हम लोगों ने पिछले पेज पर पढ़ा, 42वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। 42वां संविधान संशोधित किया, पारित किया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़ दिए गए। अभी हमने आपको बताया था कि जो जब अनुच्छेद 368 पढ़ा रहे थे कि ये जो खंड 4 और 5 है, क्योंकि अब संसद के पास केशवानंद भारती जी के केस के बाद सीमित अधिकार हो गए संविधान संशोधन के। संसद के हाथ पैर फंसने लगे संशोधन करने में। तो उसने क्या किया, सीधे सीधे 2 खंड जोड़ दिए। जो दोनों खंडों को हमने आपको पढ़ाया है अभी जस्ट पिछले उसमें कि 4 और 5 हम पढ़ा चुके हैं। जिन 4 और 5 खंड का मेन मकसद यही था कि जो पहले संशोधन किए गए हैं या बाद में किए गए 42वें संविधान, उनको किसी न्यायालय में आप चैलेंज ना करिए। उसके अलावा संसद को व्यापक शक्ति है संशोधन की, उसको कोई रोक टोक नहीं है। कहने का मतलब है इन 2 खंडों के द्वारा संसद ने फिर से अपना पल्ला भारी कर लिया और उसने कह दिया कि हमें किसी भी जो हम संशोधन कर रहे हैं उनको किसी न्यायालय में आप प्रश्नगत ना करें। दूसरी बात, हमारी शक्तियों को एकदम प्रबल रूप से चलने दें और इनमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई निर्बंध ना लगाएं। फिर ये चलती रही बात और फिर आके 1980 में एक केस आया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट का केस है। फिर चूंकि संविधान की जो संशोधन का जो अनुच्छेद 368 है, इसमें खंड 4 और 5 बहुत ज़्यादा अपने आप में इतने आगे तक की बात करते हैं कि कोई रोक टोक ही नहीं है इस तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कह दिया कि इस केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 व 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और पुनः कहा कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये फैसला दिया कि भाई इस तरह से 4 और 5 खंड आपने जोड़ तो लिए संसद ने, मगर इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप बहुत आगे तक निकल जाएंगे और आप कोई भी संशोधन कर डालेंगे जो संविधान के विरुद्ध भी हो सकता है। इसलिए ये दोनों खंड जो 4 और 5 जोड़े हैं आपने, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और इस तरह का आप दुरुपयोग संविधान संशोधन में नहीं कर सकते। कुल मिला के कहने का इस पूरे डिस्कशन का मतलब ये है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या संसद को निर्वात शक्ति है, अनंत शक्ति है संविधान संशोधन की, क्या उस पर कोई रोक टोक है कि नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है, या सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाई गई विधियों को शून्य कर सकता है, अवैधानिक घोषित कर सकता है, विधि विरुद्ध घोषित कर सकता है या नहीं कर सकता है। पक्ष या विपक्ष में बात करिए, इसके ऊपर डिस्कशन करिए, संविधान संशोधन पर आप निर्णय दीजिए, संविधान संशोधन से संबंधित विवादित मामलों को आप प्रदर्शित करिए। कम से कम 20 क्वेश्चन इस डिस्कशन से बनते हैं जो हमने आपको लास्ट में संविधान 368 अनुच्छेद के बाद बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे अब तक के इंपॉर्टेंट लीडिंग केस लॉज हैं। ये पूरी लोगों ने जिंदगियां, जैसे केशवानंद भारती जी ने पूरी जिंदगी लगा दी अपना संविधान संशोधन के ढांचे को बचाने के लिए। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट निर्णय है, आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी था इसलिए हमने आपके साथ किया। हालांकि वीडियो बड़ा हो गया, मगर आपको ये सारे संशोधन एकदम रियल, मतलब एकदम सीरियल वाइज याद रखना है जिस तरह से हमने पढ़ाया है। अगर आपको ना समझ में आए, आप 10 बार वीडियो को पॉज करके समझिएगा, फिर भी दिक्कत आए तो हमने नंबर अपना दे दिया है। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9450770672। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करिए
और चूंकि अब आपके साथ पास बहुत ही सीमित समय बचा है मेंस का, सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। सिलेबस में आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करिए हमारे साथ। और इस ग्रुप का बनाने का मकसद ये है कि अब आपके पास 30 दिन से भी कम समय है, आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपके प्रेशर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आपको आंसर राइटिंग समझा सकते हैं, आपको जजमेंट राइटिंग, प्लीडिंग ऑफ केसेस, बहुत सारे मैटर्स के बारे में आप डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में होंगे तो हम आपको ज़्यादा बेहतर समझा सकेंगे। हालांकि ये एक हमने नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये लिखी है यहाँ पर, जो आपको फ़ीस देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और जो लोग सिलेक्शन ले लेंगे उनके लिए ये फ़ीस रिफंडेबल है। फ़ीस का अगर और कोई मुद्दा हो, आपके दिमाग में कोई बात हो, हमसे डिस्कस करिएगा। फ़ीस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, मेन है आप सिलेक्शन लें। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ते हैं कोई बात नहीं, हमने @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर अपना चैनल का नाम दे दिया है, या आप यूट्यूब पे डालिए, डायरेक्ट आपको हम वहाँ पर उपस्थित मिलेंगे। हमारे डे 1 से लेके डे 100 तक, ये डे 73 है, जिसमें हमने मेंस का सिलेबस जो यूपी PCSJ मेंस और यूपी SJS मेंस का जो सिलेबस है, यहाँ तक का सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया है। सारे केस लॉज दे दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस दे दिए हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। आप इस मैटर को अच्छे से याद कर लीजिए, आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। आप ज़्यादा भटकेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। जब हम मेंस में भटकते हैं तो हम प्रॉपर मैटर तक नहीं पहुंचते हैं। बेहतर तरीका हम कई बार बता चुके हैं, सिर्फ यही तरीका है कि आप हर वीडियो में हमने आपको ये हैंड रिटन नोट्स का PDF दिया हुआ है। जब आप वीडियो चलाते हैं तो मोर लिख के आएगा, मोर को टच करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खुलेगा जहाँ पर PDF होगा। PDF को आप डाउनलोड करके अपने हाथ में रखिए, और उस PDF को हाथ में रखने के बाद फिर हमारा वीडियो देखिए, आपको 100% बात समझ में आएगी। और फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, कोई असुविधा लग रही है हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत आ रही है पूरे सिलेबस में, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है हमारे साथ डिस्कस कर लीजिए, मगर आप सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। कहीं भी कोई भी दुश्वारी हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमसे खुल के कहिए, कोई टेंशन ना लीजिए, बेहतरीन तैयारी करिए, और सारे दोस्तों को, सारे साथियों को ये मैटर शेयर करिए। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हमने आपको बना के दे दिए हैं, सारे केस लॉज दिए हैं इम्पोर्टेंट, और ये सिलेबस हमने आज आपका कंप्लीट करा दिया है। इस सिलेबस के बाद अब हम आपको जो 2022 के केस लॉज हैं वो पढ़ाएंगे, जो लेटेस्ट, क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है, डायरेक्ट केस लॉज से क्वेश्चंस आते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज होते हैं, जो निर्णय होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ से प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों को हम आपके साथ उन जजमेंट्स को, उन निर्णय को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन निर्णयों से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। तो अब जितने भी टर्म चलेंगे, पहले हम आपको सारे, आपसे जितने भी सब्जेक्ट आपके PCSJ या यूपी PCSJ या UPSJS में हैं, उन सारे सब्जेक्ट से संबंधित 2022 के निर्णय बताएंगे। निर्णय के बाद जो समय बचेगा उसमें हम मिसलेनियस डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, बहुत सारे आपको मैटर्स मिलेंगे, बहुत सारा आपको मामला मिलेगा, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे, और मैटर को शेयर करिए, आगे हम लोग टच में रहें। इसके लिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती रहेगी हम आपको देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। बेहतर ये है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमने दिया हुआ है उस पर आप जुड़ जाइए। नहीं भी जुड़ते हैं कोई बात नहीं, मैटर को आप पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जो 2022 के सुप्रीम कोर्ट के केस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। थैंक यू।